Dharmendra Madan ji, thank you so much for inviting me, and I welcome you all to this GST session of mine. I am Mr. KK Agarwal. तो ऑब्वियसली जैसा सर ने बताया, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए GST बिल्कुल नया है। और इनफैक्ट अच्छा, सबका अटेम्प्ट कब है? अटेम्प्ट कब है सबका? नवंबर। जो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें वैट है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज है, कस्टम्स है और सेंट्रल सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं। और ये आने वाले समय में ये सारे टैक्स एक्सेप्ट कस्टम्स मर्ज हो जाएगा और उसका नाम क्या रखा गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एक कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है सेल के ऊपर टैक्स लगाने का। उसी सेल्स टैक्स को नाम क्या दिया गया? वैल्यू एडेड टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एक्साइज और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने का, और एक्साइज एक्ट अलग है, सर्विस टैक्स अलग है, और उसका नाम जो दिया गया है वो सैन वैट दिया हुआ है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। तो स्टेट जब लगा रही है तो वो क्या है? स्टेट लेवल वैट। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है तो उसका नाम क्या है? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। कहने का मतलब ये, अगर मैं वैल्यू एडेड टैक्स बोल रहा हूं तो वैल्यू एडेड टैक्स इज नॉट ए टैक्स, इनफैक्ट इट इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। एंड दिस सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स अगर आप सेल्स टैक्स में लगाएंगे तो सेल्स टैक्स बन जाएगा वैट। अगर ये सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्साइज में लगाएंगे तो एक्साइज बन जाएगा, और सर्विस टैक्स में लगाएंगे तो सर्विस टैक्स बन जाएगा। इन तीनों को मैं मर्ज कर दूंगा तो वैट जीएसटी बन जाएगा, और कुछ और कोई फर्क नहीं है, याद रखना। इनफैक्ट जो आपने नॉलेज अभी एक्वायर करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स में, वो सारा का सारा नॉलेज सेम कॉपी पेस्ट जीएसटी में हो जाएगा विद सर्टेन एक्सेप्शंस। अभी आप सेल्स टैक्स अलग पढ़ रहे हैं जो गुड्स पे लग रहा है, एक्साइज मैन्युफैक्चर पे लगेगा, और सर्विस टैक्स प्रोवाइडर ऑफ सर्विस पे लगेगा। अब आप सोच के देखिए, एक मैन्युफैक्चरर जो गाड़ी बना रहा है, तो जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सेल हो या ना हो, एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और जब वो सेल करेगा तो यानी कि वैट लगेगा जो स्टेट गवर्नमेंट है। यानी कि मैन्युफैक्चरर दो लेवल का टैक्स दे रहा है। कौन कौन सा? एक्साइज भी दे रहा है और सेल्स टैक्स भी दे रहा है। एक्साइज का पैसा किसके पास जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और वैट जो सेल्स टैक्स है उसका पैसा किसके पास जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। जीएसटी क्या कर रहा है? जीएसटी क्या कर रहा है? दोनों को मर्ज कर रहा है। और मैन्युफैक्चरर क्या दे रहा है? 100 रुपए। पहले देखो एक्साइज में कैसे लग रहा था, 100 रुपए की गाड़ी, इस पे एक्साइज लगा 10 रुपए, कितना हुआ? 110। अब वैट लगा 10%, 10% किस पे लगेगा? 110 पे लगेगा, तो 11 रुपए हो गए। दिस इज कास्केडिंग, दिस इज कास्केडिंग। जीएसटी में आइए, 100 रुपया। अब स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाएगी, और बेस एक ही है, 100 रुपया। इधर पहले वाले सिस्टम में बेस क्या था? वैट का एक्साइज ड्यूटी जोड़ने के बाद। यहां पर बेस क्या है? 100 रुपया। तो 10 रुपया एसजीएसटी, 10 रुपया सीजीएसटी। ये जो 10 रुपया एसजीएसटी लगा है वो किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और जो 10 रुपया सीजीएसटी लगा वो किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और उसका 100% क्रेडिट डीलर को मिल जाएगा। अगर लोकल सेल हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इंटर स्टेट सेल हो रहा है तो पहले क्या लगता था? इंटर स्टेट सेल हो रहा था तो पहले क्या लगता था? सीएसटी लगता था। और सीएसटी किस बेसिस पे काम करता था? ऑरिजिन प्रिंसिपल या डेस्टिनेशन प्रिंसिपल? सीएसटी ऑरिजिन प्रिंसिपल। ऑरिजिन प्रिंसिपल ये कहता है कि जहां से गुड्स का पहली बार मूवमेंट होगा उस गवर्नमेंट को हक मिलेगा टैक्स मांगने का। तो अगर हरियाणा से, सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हरियाणा में है या फिर तमिलनाडु में है, तो अगर हरियाणा से दिल्ली मूव होता है तो जो मारुति मैन्युफैक्चरर है वो पहले एक्साइज लगा रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चर हो गया, और उसके बाद हरियाणा से दिल्ली आ रहा है तो इंटर स्टेट सप्लाई है तो सीएसटी लगा। और दिल्ली वाला जब सीएसटी पेमेंट करेगा तो वो किसको करेगा? हरियाणा वालों को। यानी कि दिल्ली में खर्च हो रहा है, दिल्ली के लोगों का पैसा खर्च हो रहा है, और मिल किसको रहा है? हरियाणा वालों को। और इस सीएसटी का क्रेडिट दिल्ली गवर्नमेंट तो देती नहीं थी, क्योंकि दिल्ली कहता था मेरे पास ये सीएसटी का पैसा आया ही नहीं है। जीएसटी में क्या हो रहा है? इंटर स्टेट सप्लाई। अब हरियाणा टू दिल्ली सप्लाई होगा, और जीएसटी में जो कॉन्सेप्ट है वो कंजम्पशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। कंजम्पशन प्रिंसिपल में दो कॉन्सेप्ट हैं।
पहला कॉन्सेप्ट, जिसके पॉकेट से टैक्स निकलेगा उसको उसी के पॉकेट से ये टैक्स, सॉरी, जो खर्च करेगा उसके पॉकेट से ये टैक्स निकलेगा। इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? टैक्स ऑन इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। हेलो, फिर से, इनकम टैक्स किस पे लगता है? टैक्स ऑन इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। किसी के लिए सेल है तो किसी के लिए परचेज है, वो जितने में बेचेगा उसके ऊपर टैक्स लगा देगा, जितने में बेचेगा उसके ऊपर टैक्स लगा देगा, और मैं जितने में खरीदूंगा उसके ऊपर टैक्स देना है। तो अगर मैं खरीद रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं, तो मैं अगर खरीद के कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरे ही पॉकेट से टैक्स निकलेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब इस टैक्स का पैसा मिलना किसको चाहिए? किस गवर्नमेंट को यह टैक्स का पैसा मिलना चाहिए? बोला जिस जगह कंज्यूम हो रहा है उस गवर्नमेंट को हक मिलेगा इसका पैसे का। अब आप सोचिए, हरियाणा टू दिल्ली सप्लाई हो रहा है, कहां कंज्यूम होगा? किस जगह कंज्यूम होगा? दिल्ली में। तो किसके पॉकेट से पैसा निकलेगा? दिल्ली के। कंज्यूम अगर दिल्ली में हो रहा है तो किस गवर्नमेंट को हक मिलना चाहिए टैक्स का? दिल्ली गवर्नमेंट को। सिस्टम काम कैसे करेगा? अब हरियाणा वाला बेच रहा है दिल्ली में, तो हरियाणा वाला जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो वो सीएसटी नहीं लगाएगा, आईजीएसटी। इसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इज इक्वल टू एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, यानी कि 10 + 10 मान लो 20 है। मैं तो एग्जैक्ट रेट में नहीं जा रहा हूं, 28%, 12%, 18% कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा 10-10 समझने में। तो 100 रुपया हरियाणा, 10 प्लस, सॉरी, आईजीएसटी 20, ये दिल्ली वाला 120 रुपए किसको दे देगा? हरियाणा वालों को दे देगा। दिल्ली को अभी तो पैसा नहीं मिला, याद रखना। ये हरियाणा वाला जो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, ये आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा ये पैसा। एक उन्होंने अलग से फंड, एप्रोप्रिएशन फंड बनाया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो पूरा का पूरा 20 रुपया कहां जाएगा? उस एप्रोप्रिएशन फंड में जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट वो 10 रुपए निकाल के किसको जमा करवा देगी? किसके अकाउंट में जमा करवा देगी? दिल्ली गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगी। समझ में आया कैसे कंजम्पशन पे? तो आपको जो सप्लायर है उसको नहीं सोचना है कि ये सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। अगर इंटर लोकल सप्लाई है तो वो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगा देगा। इंटर स्टेट सप्लाई है तो वो आईजीएसटी लगा देगा। आईजीएसटी जमा कहां करवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एसजीएसटी, अगर एसजीएसटी दिया है तो एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाएगा। अगर सीजीएसटी है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करवाएगा। इतना क्लियर है? सिस्टम समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछो, एग्जिस्टिंग कोई डाउट। मैं फिर है ना एक्ट में जाऊंगा, कैसे ये एक्ट लिखा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, आईजीएसटी का क्रेडिट लीजिए, मैं पूरा ले लूंगा। हरियाणा टू दिल्ली अगर सप्लाई हुआ है तो दिल्ली गवर्नमेंट को मिल गया, तो दिल्ली गवर्नमेंट 10 रुपए का क्रेडिट ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 10 रुपए का क्रेडिट दे देगा। क्या चीज? आईजीएसटी। हाँ, तो 10-10 रुपए का क्रेडिट। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 10 रुपए का क्रेडिट देगी, 10 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और दिल्ली गवर्नमेंट के पास 10 रुपया आया ना, तो दिल्ली गवर्नमेंट 10 रुपया देगी। समझ में आया? लेकिन आईजीएसटी का एडजस्टमेंट, क्रेडिट का एडजस्टमेंट पूरा 20 रुपया मिलेगा आईजीएसटी का। लेकिन आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में एडजस्ट होगा, फिर सीजीएसटी में एडजस्ट होगा, फिर एसजीएसटी में एडजस्ट होगा। ठीक है, आगे करें। अब कितने एक्ट हैं? सीजीएसटी एक्ट, एक आईजीएसटी एक्ट, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। टोटल कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं। 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर उनका अपना लेजिस्लेटिव है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का अपना लेजिस्लेचर है और पौंडीचेरी का अपना लेजिस्लेचर, उसको भी सिर्फ जीएसटी के पर्पस के लिए स्टेट माना गया है। तो कितने स्टेट्स हो गए? 31 स्टेट्स और बाकी यूनियन टेरिटरी। क्लियर है इतना? सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट इज इक्वल टू एसजीएसटी एक्ट, वर्ड टू वर्ड सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम। इक्वल टू यूटीजीएसटी एक्ट, वर्ड टू वर्ड सेम है। इसका मतलब आपको जो एक्ट पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने हैं? सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, और एक जीएसटी कंपनसेशन एक्ट है, उसमें रेट्स सब दिए हुए हैं, और वो सिर्फ जीएसटी कंपनसेशन एक्ट
सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जाएगा, और किसी स्टेट गवर्नमेंट को अगर नुकसान होता है तो उसको कंपनसेशन गवर्नमेंट उसी हिस्से देगी। ठीक है, तो वो फाइनल लेवल में है। आपके आईपीसीसी जब आपका नया सिलेबस आएगा उसमें ये जीएसटी कंपनसेशन एक्ट नहीं है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जो कंजम्पशन प्रिंसिपल से स्टेट को, कुछ स्टेट्स को हो सकता है नुकसान हो। क्यों नुकसान हो रहा है? आज हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, डेवलप्ड स्टेट है, सारी इंडस्ट्री वहां है। पहले जब हरियाणा से गुड्स मूव करता था तो सीएसटी लगता था, ओरिजिन प्रिंसिपल पे किसको टैक्स मिलता था? सीएसटी का। हरियाणा गेन करती थी। हरियाणा वाला अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बेचता था तो गेन कौन करता था? हरियाणा गेन करती थी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, पहले भी गरीब था और गरीब हो रहे थे। जीएसटी एक्ट इस चीज को बदल देगा। कैसे? अब हरियाणा टू अरुणाचल प्रदेश बिकेगा तो हरियाणा वाला आईजीएसटी लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश को 50% जो टैक्स है वो अरुणाचल प्रदेश को दे देगा। स्टेट्स में इक्वलिटी आएगी या नहीं आएगी? आएगी। अब कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट आया किस लिए? क्योंकि हरियाणा कहता है मुझे पहले सीएसटी से आता था पैसा, वो बंद हो जाएगा जीएसटी में, क्या आप मुझे कंपनसेट करेंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम कंपनसेट करेंगे अगर आपको नुकसान होता है तो कंपनसेशन फॉर्मूला है, वो आपको जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब मैं एक्ट में आता हूं। एक्ट आपको पढ़ना कैसे, जीएसटी एक्ट पढ़ना कैसे? जब आप सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा सेक्शन 2 में हमेशा क्या लिखा होता है? डेफिनेशंस। और पूरा जो इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल चलता है वो किस प्रिंसिपल पे चलता है? लेवाई, फिर कलेक्शन और फिर असेसमेंट, ऐसे तो चलता है। लेवाई का मतलब क्या होता है आपको पता है? लेवाई का मतलब राइट टू कलेक्ट द टैक्स। एक बात बताइए, टैक्स आपसे गवर्नमेंट जबरदस्ती लेती है या फिर आप वॉलंटरी देते हैं? जबरदस्ती लेती है। गिफ्ट, वॉलंटरी। अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा आपके बर्थडे में और नहीं देता हूं तो क्या आप मुझे स्यू कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्विड प्रो क्यो, मैंने आपको कुछ दिया उससे मिलना भी तो चाहिए, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो गिफ्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। टैक्स जब आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट है? हेलो, टैक्स जब आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो क्या कॉन्ट्रैक्ट है? हेलो, फिर आप जवाब नहीं दे रहे। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वॉलंटरी देते हैं या जबरदस्ती देते हैं? लेकिन है तो गिफ्ट ही एक तरह से, लेकिन जबरदस्ती दे रहे हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? फिर दे क्यों रहे? अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो देना नहीं चाहिए आपको। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो गवर्नमेंट आपको स्यू भी नहीं कर सकती है कि चलो कोर्ट चलते हैं, नहीं तो आपको टैक्स के सारे प्रोविजन में इंटरेस्ट भी लग रहा है, पेनाल्टी भी लग रहा है और जेल भेजने का प्रावधान भी है या नहीं है? फिर कैसे दे रहे हो? मत दो। अरे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? आप तो मतलब आपने जो गलत जवाब, कॉन्ट्रैक्ट आप कह रहे हैं है या नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, टैक्स कॉन्ट्रैक्ट, मैं फिर से पूछ रहा हूं, टैक्स कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? यानी किसी ना किसी एंगल से टैक्स कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है ये चीज। और कॉन्ट्रैक्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट नहीं है ना? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक्सेप्शन का कुछ भी एक्सेप्शन बनाया जरूर होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कहां लिखा हुआ है? धर्मेंद्र सर ने पढ़ाया, आपको याद रखना, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जरूर पता होगा एक्सेप्शन में। सर बता दो, भगवान के लिए बता दो। चल मैं बता रहा हूं, आपको याद नहीं आ रहा होगा। क्यू से स्टार्ट है, क्यू क्यू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी पढ़ा, पहला ही लाइन है सर। क्या है वो लाइन? मैंने बोला तो इनको लीगल ऑब्लिगेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, लीगल ऑब्लिगेशन है, यानी कि अगर कोई कानून बना दिया गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इम्प्लाइड बाय लॉ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। इसी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम लेवाई है। एक्साइज में लेवाई कब होता है? जब मैन्युफैक्चर होता है।
सर्विसेज में लेवाई कब होता है? जब प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो। और सेल्स टैक्स में लेवाई कब होता है? जब सेल हो। स्टॉक ट्रांसफर में सेल्स टैक्स लगता है? नहीं लगता, क्योंकि सेल नहीं है, लेवाई नहीं है। क्लियर है? इनकम में कब लेवाई हो जाता है? इनकम टैक्स का लेवाई कब आता है? जब इनकम अर्न कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट अगर लेवाई होने के बावजूद आपको टैक्स छोड़ सकती है? बोलो, छोड़ती नहीं है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, सेक्शन 10 में एग्जम्पशन है। सर्विस टैक्स में 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं, एक्साइज में 1.5 करोड़ तक कोई टैक्स नहीं। छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? यानी लेवाई होने के बाद भी आपको छोड़ती है, यानी कि कलेक्शन छोड़ सकती है। तो कलेक्शन कंपलसरी है। लेवाई अगर है तो कलेक्शन होके रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट कलेक्शन छोड़ भी सकती है। एग्जम्पशन, ये सब कॉन्सेप्ट है। करेक्ट है इतना? अब आइए, जीएसटी में लेवाई कब होगा? जीएसटी में मैन्युफैक्चरर का कोई सिस्टम नहीं है। डीलर, होलसेलर, रिटेलर, इसका नाम ही नहीं है। आपको पूरे जीएसटी में ये सब नाम नहीं मिलेगा। आपके सीएसटी में डीलर का डेफिनेशन है, आपके एक्साइज में मैन्युफैक्चरर का डेफिनेशन है। जीएसटी में कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक ही डेफिनेशन है, दैट इज ऑफ सप्लायर। और सप्लायर का भी डेफिनेशन नहीं दिया। उन्होंने कहा सप्लाई, जो सप्लाई करेगा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, उसको ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो यहां एक लेवाई का कॉन्सेप्ट एकदम चेंज हो गया। तो अगर मैंने मैन्युफैक्चर किया और क्या मुझे जीएसटी देना पड़ेगा? मैन्युफैक्चर करते नहीं, क्यों नहीं देना पड़ेगा? सप्लाई नहीं है, तो मुझे सप्लाई करना जरूरी है। सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा। मैं अपने आप को सप्लाई करूंगा तो जीएसटी लगेगा, दूसरे स्टेट में सप्लाई करूंगा तो जीएसटी लगेगा। स्टॉक ट्रांसफर में बोला यहां है सेल्फ सप्लाई इज ऑल्सो लेवाई, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि वैल्यू एडिशन है, बाद में तो उसको क्रेडिट मिल ही जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको जीएसटी देके। लेवाई समझ में आ गया? कलेक्शन के बारे में बता दूं जीएसटी में, और बड़ा अजीब सा है ये, और ये एग्जिस्टिंग एक्ट में था भी नहीं। सर्विस टैक्स में देखिए क्या था और एक्साइज में क्या था। 10 लाख तक आपको सर्विस टैक्स का एग्जम्पशन है, और ये 10 लाख की लिमिट आपको चेक कब करनी है? 1 अप्रैल को। कब चेक करनी है? 1 अप्रैल को। पीछे मुड़ के देखना है। 1 अप्रैल को आप पीछे मुड़ के देखिए, 10 लाख तक है तो आप 1 अप्रैल को एसएसपी पूरे ईयर के लिए मान ले जाएंगे, और 10 लाख तक बिलिंग पे आपको कोई टैक्स, सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 11वां लाख हो गया, 10 लाख तक एग्जम्पशन, 1 लाख रुपए पे टैक्स देना है। यही तो कॉन्सेप्ट है। जीएसटी में देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज कर दिया इन्होंने। जीएसटी में कहा 20 लाख का लिमिट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट है, तो मैं 20 लाख का एग्जांपल से ले रहा हूं। तो अगर मैं 20 लाख से ज्यादा का मेरा टर्नओवर है, और टर्नओवर का डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया पैन वाइज है, और टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटर सप्लाई, सबको जोड़ के। तो अगर मैं 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है तो मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई करता हूं तो 1 रुपया भी अगर टर्नओवर है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। अब आप सोचिए, यहां पीछे मुड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मेरा 5 लाख का टर्नओवर है और मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, बताइए, मुझे 5 लाख का टर्नओवर, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं करवाना? लेकिन अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो मुझे जीएसटी देना ही पड़ेगा। 20 लाख का एग्जम्पशन नहीं है, यानी कि जीएसटी के दुनिया में अगर आ गए रजिस्ट्रेशन करवा के तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपके पॉकेट से नहीं लग रहा, कलेक्ट करके देना पड़ेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? तो 20 लाख का जो है, आप तो जितने लोग भी हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं यहां पर जो लक्ष्मी नगर में आप देख रहे हैं, उनका अगर टर्नओवर 20 लाख तक है तो जीएसटी की दुनिया से दूर रहें। गलती से भी रजिस्ट्रेशन करवाने की गलती ना करें। अब रजिस्ट्रेशन करवाने से फायदा क्या है और फिर नुकसान क्या है, मैं दोनों बता देता हूं। मान लीजिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवा लेता तो जो भी परचेज करेगा उसको क्रेडिट मिल रहा होगा। मान लो 28% का, कॉस्मेटिक्स में 28% का टैक्स है, तो 100 रुपया प्लस 28 रुपया, 14 प्लस 14 128। ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मेरा कॉस्ट क्या है 100 रुपया। मैं 20 रुपया अब मेरा वैल्यू एडिशन ऐड करके मैं इसको 120 रुपए में बेचता हूं। अब मुझे टैक्स कितने रुपए पे देना पड़ेगा? 20 रुपए पे नहीं,
मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सेल पे आपके खर्चों पे, किसी के लिए सेल, किसी के लिए परचेज, 120 पे 28% देना पड़ेगा। और 120 पे अगर 28% देना पड़ेगा तो कैलकुलेशन कर लेना, मेरा आउटपुट टैक्स कितना होगा? 120 का 28%। और आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स में मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी दे दूं। आउटपुट टैक्स क्या होता है? मेरे आउटपुट टैक्स होता क्या? गुड्स बाहर गया, उससे रिलेटेड जो टैक्स आया दैट इज आउटपुट टैक्स। तो कुछ लोग सोच रहे टैक्स आया वो इनपुट टैक्स है, टैक्स आया इनपुट टैक्स नहीं है। गुड्स बाहर गया, उससे रिलेटेड जो टैक्स आया वो आउटपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स क्या होता है? जो गुड्स मैंने खरीदा उससे रिलेटेड जो टैक्स आया वो इनपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्लियर है? अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा? 100 प्लस, मैं 20 रुपया का एग्जाम्पल ले रहा हूं, 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। मेरे लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा? क्या कॉस्ट हो जाएगा? 120 हो जाएगा, है ना? अब मैं इसमें वैल्यू एडिशन करूंगा 20 रुपए का, कितने में बेचूंगा? 140 में बेचूंगा। एक मिनट को 100, 20, 120, मेरे लिए कॉस्ट 100, 20, 120, 12, कितना हुआ? 124। ये अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं 144। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो क्या होगा? 100 प्लस 20, 120, और आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 120। आप वैल्यू एडिशन कितना करेंगे? 20। टोटल कितने में भरेंगे? 140। दोनों ही प्रॉफिट सेम कमा रहे हैं। अगर अनरजिस्टर्ड है तो, ये रजिस्टर्ड है तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 20। और ये अनरजिस्टर्ड है तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 20। कमा रहा है या नहीं कमा रहा है? तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओ या ना करवाओ, आपका प्रॉफिट सेम है या नहीं है? कंज्यूमर किससे खरीदेगा? कंज्यूमर किससे खरीदेगा? सोच समझ के ना। अब टैक्स एंगल नहीं है, अब मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेगा। इससे खरीदेगा? ऐसा होता है जनरली। कंज्यूमर किससे खरीदता है? जो कम में बेचे। ये दोनों मार्केट में अगल बगल है, एक रजिस्टर्ड एक अनरजिस्टर्ड है। अगर ये 140 में बेचने लगेगा तो ये किस में बेचेगा? ये भी 140 में बेचेगा, है ना? लेकिन फॉलो किसको करते हैं लोग? लीडर को फॉलो करते हैं। तो ये बड़ा कंज्यूमर, ये बड़ा डीलर होगा। ये अगर 144 में बेच रहा है तो ये भी 144 में ही बेचेगा, याद रखना। ये तो मार्केट फोर्सेस है, टैक्स का कोई एंगल नहीं है। इन जीएसटी किस पे लगता है या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? सेल प्राइस। और सेल प्राइस का फॉर्मूला बताइए। सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। और एमआरपी, अगर इसमें एमआरपी 300 रुपया लिखा होता तो क्या होता? क्या एमआरपी पे जीएसटी लगता है? नहीं लगता। एमआरपी तो एम ही फिक्स होता है। मेरा अगर कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट 100 रुपया आ रहा है, मैं एमआरपी 300 रखूं, 400 रखूं, क्या गवर्नमेंट मुझे रोकती है? एमआरपी का अपर लिमिट का कोई लॉ नहीं है। एमआरपी डिस्प्ले करने का तो लॉ है, लेकिन अपर लिमिट का लॉ नहीं है। और एमआरपी ज्यादा सिर्फ इसलिए फिक्स होता है अगर हरियाणा में और पंजाब के किसी कोने में फैक्ट्री है और अरुणाचल प्रदेश जाके माल बिकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ज्यादा है, ऑल इंडिया प्राइस सेम रखना है। इसीलिए एमआरपी जब भी फिक्स होता है हायर साइड लोग फिक्स कर देते हैं कुछ आइटम्स में। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब आइए, तो मैं जीएसटी में लेवाई का कॉन्सेप्ट बता चुका। अब जीएसटी एक्ट में जब जाएंगे तो पूरे जीएसटी सीजीएसटी एक्ट को मैं 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकता हूं। आप पूरे लॉ में जब पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बोथ का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जीएसटी में। या तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। गुड्स उन्होंने डिफाइन किए हुए। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम एंड नार्कोटिक्स, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। सिर्फ यही एक प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे से बाहर है। मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसका मतलब इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे जीएसटी लगेगा। तो इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ
अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम एंड नार्कोटिक्स। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर एक्साइज लगाने का, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है सेल्स टैक्स लगाने का। इसका मतलब इसके ऊपर जो भी टैक्स आ रहा है वो सिंपली स्टेट गवर्नमेंट के पास आ रहा है। गुजरात ट्राई स्टेट, बिहार ट्राई स्टेट, इन्होंने हिम्मत की है और ट्राई स्टेट किया है, इनके पास कोई रेवेन्यू नहीं आएगा। तो इनका पूरा रेवेन्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जीएसटी के ऊपर। उसके बाद 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाहर नहीं है, ये जीएसटी एक्ट में बाहर किए गए। कहने का मतलब फिलहाल इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ओल्ड लॉ चलेगा, यानी कि इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट ओल्ड वैट लॉ लगा रही होगी। तीसरा, टोबैको। टोबैको जीएसटी के अंदर है, उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन टोबैको के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आज भी एक्साइज लगाने का पावर है, एक्साइज लगा भी सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी मना किया, हम एक्साइज नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब सारे टैक्स जीएसटी में आ गए, एक को छोड़ के जो झगड़े का विषय होगा। कौन सा टैक्स आपको पता है? अरे कस्टम कहां से? कस्टम का ऑब्जेक्टिव समझा देता हूं आपको। कस्टम कभी भी जीएसटी एक्ट का शुरू से पार्ट नहीं होगा और कभी नहीं होगा। कारण, कस्टम क्यों लगाया जाता है? टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और कस्टम पेमेंट करने से किसी की भी तरह का क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट मिल गया तो कस्टम लगाने का फायदा क्या हुआ? कोई भी कंट्री कस्टम का क्रेडिट नहीं देती है, जिसको हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो ये तो भूल जाओ। अब मैं कौन सा टैक्स के बारे में बात कर रहा हूं? एंटरटेनमेंट टैक्स लेवाइड बाय लोकल बॉडीज। एंटरटेनमेंट टैक्स लेवाइड बाय लोकल बॉडीज। तो एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वो जीएसटी में आ गया। लोकल बॉडीज तो कभी भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती नहीं थी, लेकिन अगर लोकल बॉडीज एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है तो लगाएगी। जीएसटी के बाहर नहीं है वो, सॉरी, वो जीएसटी के बाहर है वो। इसका मतलब तमिलनाडु में जब एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज में लगाया तो सारे सिनेमा थिएटर्स वाले क्या हुए? हड़ताल पे चले गए। फिल्म इंडस्ट्री उसको सपोर्ट कर रही है। 28% टैक्स लगाने से कुछ लोग ये कहते हैं, सर क्या हुआ, लग गया तो कंज्यूमर के ही तो पॉकेट से निकलेगा, सिनेमा ओनर को क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब आप सोच के देखिए क्या हुआ। 100 रुपया एंटरटेनमेंट, 100 रुपया का टिकट, 28% लोकल बॉडीज का एंटरटेनमेंट टैक्स, कितना हो गया? 128। अब जो 28% जीएसटी है, ये 28% जीएसटी किस पे लगेगा? 128 रुपए पे लगेगा। टिकट का प्राइस बढ़ गया। अब आप सोचिए सिनेमा ओनर क्यों हड़ताल पे हैं? आप ही के लिए हड़ताल पे। डिमांड सप्लाई तो पड़ा है इकोनॉमिक्स में, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा। वहां पर कौन जाएगा सिनेमा देखने? आप दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता के बारे में मत सोचिए। तमिलनाडु बहुत बड़ा स्टेट है, वहां पर छोटे छोटे शहरों में जो सिनेमा हॉल्स हैं, वहां के जो कंज्यूमर्स हैं, वहां पर तो मल्टीप्लेक्स नहीं है। मल्टीप्लेक्स में कोई भी प्राइस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो बंद हो जाएंगे। क्यों? क्यों? कंज्यूमर जाएगा नहीं देखने। तो कंज्यूमर के पॉकेट से सरकार या बाकी लोगों का कहना बहुत आसान है कि कंज्यूमर के तो पॉकेट से निकल रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम यह है कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ता है तो आपका डिमांड घटेगा, सिनेमा हॉल बंद होंगे। महाराष्ट्र से, सतारा से मेरे पास एक फोन आया एक सिनेमा ऑनर्स का। महाराष्ट्र में सतारा, मैंने मैप में नहीं देखा कितनी छोटी सी जगह है। उसने, और दुखी था बेचारा, उसने कहा क्या देखिए, और उसने कहा सर हमारे दुख को आप प्लीज रिकॉर्ड करके डाल देना। मैंने उसके कथन को वेरीफाई नहीं किया है कितना सच है, लेकिन सुनिए आप है क्या। बोला जीएसटी से पहले एंटरटेनमेंट टैक्स था और गवर्नमेंट ने सतारा के आसपास के जगह को उस सिनेमा हॉल को बढ़ावा देने के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स में 10 साल के लिए या 5 साल के लिए सब्सिडी दी थी। 100 रुपए का टिकट, 28% एंटरटेनमेंट टैक्स, 28 रुपए का सब्सिडी, टिकट प्राइस 100 रुपए हो गया। और कितना प्रॉमिस किया था? 10 साल या मान लो 5 साल।
और 2 साल पहले प्रॉमिस किया था, 3 साल अभी भी बचा हुआ मान लो। जीएसटी आने के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स इसमें आ गया, जीएसटी में कोई एग्जेम्पशन है नहीं। अब ये बोल रहा है सर हम तो सिनेमा हॉल पूरा का पूरा 5 सिनेमा हॉल हम बंद करेंगे, क्योंकि टिकट प्राइस बढ़ा नहीं सकते वो। तो कहना आसान है, 100 रुपया कंज्यूमर से ही लेना है। आप ये देखो यहां पर कंपटीशन में कम करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? किसी पर अगर ड्यूटी 12% था वो डायरेक्ट 18% हो जाएगा। मैं अपनी बुक जो बेचता हूं प्रिंटेड बुक्स पे 0 रेट, लेकिन यही बुक्स मैं पीडीएफ के रूप में बेचता हूं तो 18% टैक्स है। मैं अगर बुक अपने 100 रुपए में बेचता था और 18% टैक्स, और मैं ई कॉमर्स के थ्रू बेचता हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो मुझे 18 रुपए तो लेना ही पड़ेगा। मैं 100 रुपए प्लस 18 रुपए मैं आपको 118 में बेचूंगा? बेच नहीं सकता, मुझे 100 रुपए में बेचना है। समझ में आ रहा है? देखिए टैक्स की चोरी, आप ही देखो, जब डीलर बोलता बिल चाहिए तो इतना, बिल नहीं चाहिए तो इतना, तो आप कहते बिल छोड़ दो। ओरिजिन कहां से हो रहा है? तो वी ऑल आर, हम लोग सभी इसके लिए दोषी हैं, टैक्स चोरी के लिए। किसी एक पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, और गवर्नमेंट भी दोषी है। जमशेदजी टाटा ने जवाहरलाल नेहरू को कहा था, अगर आपकी गवर्नमेंट ऑनेस्ट हो तो जितना पैसा हम कमाएंगे और पूरा का पूरा टैक्स हम आपको देंगे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट अगर करप्ट है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू टैक्स। तो जमशेदजी टाटा ने क्या किया था, टैक्स बन रहा था मान लो उनका 50 रुपया, पूरा का पूरा रुपया उन्होंने एम्प्लॉइज को सैलरी के रूप में बांट दिया। क्या हुआ उससे? इनकम कम हो गया, टैक्स 0 हो गया। बोला इससे अच्छा तो मैं अपने एम्प्लॉय को बांट दूंगा। तो गवर्नमेंट का भी ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं गवर्नमेंट के सेमिनार अटेंड करता हूं जहां पर गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं, मोदी जी या फिर अरुण जेटली जी और हसमुख अदिया जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो कहते हैं साफ साफ हम ऑनेस्ट हैं, आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हम भी फिर प्रेरित करते हैं कि गवर्नमेंट ऑनेस्ट है तो आपको भी टैक्स देना चाहिए। ठीक है, अब मैं जीएसटी में दोबारा आता हूं। तो जीएसटी में मैं क्या कह रहा था, सारा या तो गुड्स है या सर्विसेज। मैंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। अब जीएसटी में गुड्स डिफाइन किया हुआ और सर्विसेज डिफाइन किया हुआ है। और जब गुड्स का डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ गुड्स इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज, इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, फिर से बोलूं, अच्छा क्या एक्सक्लूड किया हुआ है? मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी कि मनी एक्सचेंज करोगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इन फॉरेन एक्सचेंज करोगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा कमीशन इनबिल्ट है उस कमीशन पे जीएसटी लगेगा, जो सर्विस टैक्स में भी है। शेयर्स खरीदोगे बेचोगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इनबिल्ट कमीशन है तो उस पर जीएसटी लगेगा। एक्शनेबल क्लेम इज गुड्स, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है क्योंकि उसको साफ साफ एग्जेम्पशन लिस्ट में एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं है। गुड्स तो है लेकिन जीएसटी नहीं है। अगेन लेवाई तो है लेकिन कलेक्शन नहीं है। ठीक है, सर्विसेज में लिखा हुआ जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। अब आप कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं, उसमें मटेरियल भी और लेबर भी है, और फिर वो जो मुझे बिल्डिंग बना के दे रहा है तो वो इमूवेबल हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग के बनने से पहले किया है। अगर बिल्डिंग बन के तैयार हो चुका तो वो इमूवेबल है, उस पर जीएसटी नहीं है। यानी कि रेडी टू परचेज, रेडी टू मूव इन पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी लगेगा। मैं अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो मैं आपको मटेरियल भी दे रहा हूं, प्लस मटेरियल का भी पैसा दे रहा हूं, लेबर का भी पैसा दे रहा हूं, तो इसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व है और लेबर भी इन्वॉल्व है। क्या ये गुड्स है या सर्विसेज है? क्योंकि पूरे जीएसटी में याद रखना या तो गुड्स है या सर्विसेज है। बोलो क्या है?
बस एक्ट में जो लिख दिया वही है, वो गुड्स मान लेगा तो गुड्स है, सर्विसेज मान लेगा तो सर्विस है, हमें इसमें दिमाग थोड़ी लगाना है। तो उन्होंने लिख दिया इट इज अ डीम्ड सर्विस, और आपने डिक्लेयर्ड सर्विस आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल के सिलेबस में इट इज अ डिक्लेयर्ड सर्विस है और ये डीम्ड सर्विस है यहाँ पर। तो यहाँ वर्ड डिक्लेयर्ड सर्विस का कॉन्सेप्ट नहीं है, शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है ये सर्विस माना जाएगा, ओनली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर ये सर्विसेज है तो सर्विसेज का रेट लगेगा। अब ये डिफरेंस करना क्यों जरूरी है, क्या गुड्स है क्या सर्विसेज है, डिफरेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि गुड्स के ऊपर रेट अलग अलग है, 0%, 5%, 12, 18, 28 प्लस सेस, और सर्विसेज में भी 0, 5, 12, 18 और 28 का शायद रेट नहीं है वहां पर, सर्विसेज में 18 तक है। तो इस पे रेट, तो इसीलिए डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, गुड्स है या सर्विसेज है। प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों में चेंज हो जाएगा और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन दोनों में चेंज हो जाएगा। वर्स कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, वर्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डीम्ड सर्विस, और उस पे जो रेट है वो 12% का है। कितना है? 12% का। इस पे पहले रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट था, अब रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मान लीजिए आप गाड़ी ठीक करवाने जा रहे हैं और आपका बल्ब खराब हो गया, वो आपका बल्ब ठीक करके देता है, बल्ब का कॉस्ट अलग, लेबर का कॉस्ट अलग। ये गुड्स है या सर्विसेज है? दोनों है, लेकिन मैंने आपको बता दिया जीएसटी में या तो एक ही होगा, या तो गुड्स होगा या सर्विसेज होगा, दोनों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब देखिए, आपने एक सर्विसेज का अगर आपका क्लास हुआ होगा तो उसमें एक नेचुरली बंडल्ड का कॉन्सेप्ट है। आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन क्या, बल्ब खरीदना है या गाड़ी को ठीक करवाना है? तो ये सर्विसेज हो गया, और सर्विसेज हो गया तो रेट कौन सा लगेगा? सर्विसेज वाला, और इस पे 18% का रेट है। ठीक है। दूसरा, एसी खरीदने गए, उसको बोला इंस्टॉल भी कर दो। एसी खरीदने गए, उसको बोला इंस्टॉल भी कर दो। बताइए, गुड्स या सर्विसेज? गुड्स, क्योंकि आपका इंटेंशन गुड्स खरीदना है, नेचुरली बंडल्ड है, तो गुड्स वाला रेट लगेगा, और एसी पे 28%, तो कौन सा लगेगा? 28%। ठीक है। अब आप देखिए कैसे डिस्प्यूट हो सकता है। मैं क्या करूंगा, अगर इंस्टॉलेशन को मैं अलग दिखलाता हूं तो रेट कितना लगेगा? 18%। इसको मैं गुड्स के साथ मिक्स कर देता हूं तो कितना लगेगा? 28। 10% बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? अब बताइए क्या करेगा लोग, क्या करेगा? जब भी कोई एसी खरीदेगा, इंस्टॉलेशन अपने इनवॉइस में ऐड करेगा, 18% लगा के बेचेगा या नहीं बेचेगा? नेचुरली बंडल। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। इसीलिए कांग्रेस ने भी कहा डिफरेंशियल रेट, और हम लोग भी मानते हैं 5, 10 इतना सारा रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। मिल्क पे 28%, 18% लगाना समझ में आ रहा है? तो मिल्क, और बड़ा सिंपल है, रेट ऑफ टैक्स में दिमाग नहीं लगाना। मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, आपको अपने आप समझ में आएगा। जो भी चीज जमीन से निकलती है, जो भी चीज एनिमल से निकलती है, वो सब पे 0% होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जो भी चीज जमीन से निकले, एनिमल से निकले, सब 0, खत्म। फिर उसके निकलने के बाद आप प्रोसेस करके कुछ बनाने लगो, तब उस पर रेट आने लगेगा। एसेंशियल है तो 5%, समझ में आया? फिर कॉस्मेटिक्स है, एसेंशियल नहीं है, 28% तक जा सकता है। मिल्क पे 0 है, लेकिन मिल्क से आप पनीर बना लो, चीज बना लो, अगेन एसेंशियल आ गया 5% या 12%। इस तरह से रेट डिसाइड होता है। बड़ा सिंपल सा रेट का कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कितना टाइम? 18%। एजुकेशन सर्विसेज पर 18%। अगर मान लीजिए सीनियर स्टूडेंट जैसे दे रहा है, उनको एग्जाम्पशन, हाँ उनको एग्जाम्पशन। किनको मतलब एग्जाम्पशन? जो पहले सर्विसेज में एग्जाम्पशन थी, जो फॉर्मल स्कूल, फॉर्मल कॉलेज, किंडरगार्टन से लेकर पीएचडी तक जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, सीए, सीएस, सीएमए, उन सब एग्जाम्प्ट है। लेकिन प्राइवेट कोचिंग सेंटर पे 18%। नहीं, कुछ ना, आप इनसे लीजिए ना। अब देखो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, इनसे लीजिए। अब ये बेचारे बाप रे बाप, हम क्यों दें? इनको बोलो भैया देश का भला होगा, देश ग्रो करेगा, आप ही के पॉकेट से, मेरे पॉकेट में थोड़ी आ रहा है। हम आपसे टैक्स कलेक्ट करके क्या करते हैं, गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे, आपको फायदा होगा, आप मानेंगे? तो है? तो चोर डीलर कैसे है, समझ में आ रहा है? आज आप सोच के देखिए, इनकम टैक्स किससे कलेक्ट करती है गवर्नमेंट? जो अर्न कर रहा है डायरेक्टली आपसे। तो अगर आप इनकम टैक्स की चोरी करते तो आप टैक्स इवेडर हैं, है ना?
अब आप सोचिए इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जितने भी डीलर्स है यानी कि सप्लायर्स, उनको एजेंट बना दिया। हम लोग एजेंट है, आपसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा रहे हैं। गवर्नमेंट को देना चाहिए कमीशन, देती नहीं है, लात जूता अलग मारती है, डराती है, धमकाती है, आपको तो कुछ नहीं कहती है। तो आप अगर हर डीलर, ये पूरे लक्ष्मीनगर का दुकानदार टैक्स कलेक्ट करके बेचने लगे तो ये कोई भी डीलर चोरी नहीं करेगा। क्योंकि चोरी क्यों करता है? कंपटीशन, कम दाम में, क्योंकि आप चाहते हैं कम दाम में। तो एंटायरली टू ब्लेम एंटायरली टू द डीलर सर्विस प्रोवाइडर्स इज कंप्लीटली रॉन्ग। शुरुआत आपसे होगी। डेमोक्रेसी है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, देन हु यू आर वी। ठीक है, ये सब यूट्यूब में जाएगा तो मुझे कैसे कैसे कमेंट मिलेगा, मैं वही सोच रहा हूं। खैर तो ये गुड्स और सर्विसेज, तो इसमें कॉन्सेप्ट है कंपोजिट सप्लाई का। अगर नेचुरली बंडल्ड है तो कंपोजिट सप्लाई, अगर आर्टिफिशियली है तो मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई पे हाईएस्ट रेट लगेगा। मैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूं। एक गुजरात के व्यापारी, गुजरात के लोग बहुत तेज होते हैं, नमक बेचते थे प्लास्टिक में। नमक पे टैक्स 0 है। उसने लेदर बैग का काम शुरू किया, लेदर बैग पे 28%। बोला यार लेदर बैग पे 28% कुछ काम करना पड़ेगा, इस पे भी 0 हो जाए। तो उसने लेदर बैग और नमक की दुकान खोली एक ही दुकान में, और आता था कस्टमर, बोलता था लेदर बैग। बोला सर लेदर बैग क्या खरीद रहे हो? नमक खरीद लो। नमक का रेट 10 रुपया। बोला सर नमक कितने में दोगे? बोला नमक को हम लेदर बैग में डाल के देंगे 4000 रुपए में। समझ में आया कॉन्सेप्ट? और उसका इंटेंशन नमक खरीदना था या लेदर बैग खरीदना था? नहीं, वो गवर्नमेंट को क्या बताएगा? नमक खरीदना, नमक लेदर बैग में डाल के दे रहा हूं, नमक पे टैक्स 0, लेदर बैग पे कंपोजिट सप्लाई। तो इसको हम लोग आर्टिफिशियली बंडल्ड बोलेंगे, मिक्स सप्लाई, हाईएस्ट रेट लगेगा। तो नमक पे भी 28% लग जाएगा, इसी को रोका गया। ये सर्विसेज में भी ये प्रोविजन है। जैसे धर्मेंद्र मदान सर ये कर ले, धर्मेंद्र मदान जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कोचिंग की, उस पे जीएसटी के रेट 18%। मेट्रो टिकट पे, मेट्रो कार्ड पे, मेट्रो पे ट्रैवल करते कोई टैक्स है? जीएसटी कोई टैक्स नहीं है ना, सर्विस टैक्स नहीं लगता। तो धर्मेंद्र मदान सर कहे कि मेट्रो टिकट में बेचूंगा 15,000 में, और कोचिंग सर्विसेज बेचूंगा 1 रुपए में, और बेच के आ रहा हूं मेट्रो, इसके साथ बंडल है, मेट्रो पे 0, कोचिंग पे भी 0। आ रहा समझ में कॉन्सेप्ट? ये लेकिन आर्टिफिशियली बंडल हो गया, आर्टिफिशियली बंडल हो गया, हाईएस्ट रेट लग जाएगा, हाईएस्ट रेट लग जाएगा। तो यही जीएसटी में भी कॉन्सेप्ट है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे होटल प्लस ब्रेकफास्ट है ना, रेस्टोरेंट्स में भी ये कॉन्सेप्ट है। अब रेस्टोरेंट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी दे रहा है, तो उसका तो अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। क्लियर है सर? कंक्लूड करूं या, क्योंकि बोलने के लिए तो मैं 50 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन हाँ बताओ। अब देखिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 है। एक तो रिवर्स चार्ज के 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो स्पेसिफाइड रिवर्स चार्ज, जितना भी सर्विसेज टैक्स में रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट था एज इट इज कॉपी पेस्ट जीएसटी में भी है। यानी कि जो आप अभी इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे वो बेकार नहीं जाएगा, सीधे आप मर्ज कर सकते हैं। तो जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट था सर्विस टैक्स में रिवर्स चार्ज, वो सारे रिवर्स चार्ज के कॉन्सेप्ट अब भी है। इसमें 1-2 नए ऐड हुए हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और डाला गया है, अगर आप अनरजिस्टर्ड से कुछ खरीदेंगे तो उसका टैक्स मुझे देना पड़ेगा, उसका टैक्स मुझे देना पड़ेगा। अब आप सोच के देखिए, इसका YouTube में वीडियो भी है, और ये सबसे खतरनाक सेक्शन था जीएसटी का। ये कंपेल कर रहा हर एक किसी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये अनरजिस्टर्ड है, मैं इसे कुछ प्रोक्योर कर रहा हूं, तो ये तो बिल बना के दे नहीं पाएगा। फिर
100 रुपया मैं बिल काटूंगा, मैं 100 रुपया इसको दूंगा और गवर्नमेंट को 28 रुपया दूंगा, अगर 28% का टैक्स है। समझ में आया? यानी गवर्नमेंट हर एक खर्चों के ऊपर टैक्स लगा दिया एक तरह से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स किस पे है? खर्चों पे। अब ये 28 रुपए में जो मैंने कलेक्ट करके दिया है उसका मुझे रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। 28 रुपए मेरे पॉकेट से निकला, वर्किंग कैपिटल का भी चक्कर होगा। अगर ये नहीं होता तो मुझे 100 रुपए ही खर्चा करना पड़ता, नहीं तो अभी कितना करना पड़ रहा है? 128। अब ये बेचारा स्मॉल डीलर है, ये लेबर का काम करता है, जो बाकी लोग क्या करते हैं? लेबर को पैसा देते हैं, ट्रांसपोर्टर को पैसा देते हैं, उन सब का टैक्स मुझे देना पड़ेगा। मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंट से ऑडिट करवाऊंगा, वो आज पहली बार आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है। आप कहते हैं मैं आपका ऑडिट करना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा आपको? पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो अभी मेरा ऑडिट करना। आपने आज प्रैक्टिस शुरू की, आपको हो गया, तो आपका टैक्स मुझे देना पड़ेगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 है। क्लियर है? अब इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये दिया है, और इनफैक्ट बहुत बड़ा रिलैक्सेशन, 5000 डेली खर्चा इन एग्रीगेट अगर है तो इसमें रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो मेरे पास एक कोटा से फोन आया था, और सर मैं लेबरर को पेमेंट करता हूं, लाइमस्टोन बेचता था, बड़े बड़े पत्थर है, उसमें लेबर चार्ज तो हेवी होता होगा। एक कंपनी ने फोन आया, बोला सर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर हमारे पास एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है, उनको हम डेली वेजेस देते हैं, पेमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने 5000 डेली का एग्जम्पशन दिया है इससे बचने के लिए। एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर मैं कंक्लूड करूंगा। कंपोजिट सप्लाई का 20 लाख से नीचे हैं, और जो लोकल सेल कर रहे हैं, कहीं से भी खरीदे उससे मतलब नहीं है, लोकल सेल कर रहे हैं 20 लाख से नीचे और लोकल सेल कर रहे हैं, उनको जीएसटी के दायरे से बाहर है। जीएसटी की दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उसको खरीदेगा, लोकल सेल करेगा, इस सिस्टम में आएगा, खत्म। लेकिन 20 लाख से नीचे वाले को भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब। और जो सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, सिर्फ दूध बेच रहा है, भले करोड़ों रुपया का हो, वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर। लेकिन 20 लाख से ऊपर और 75 लाख रुपए तक इनको कहा कि आप कंपोजिट स्कीम में आ जाइए। अब कंपोजिट स्कीम में कौन आ सकता है मैं आपको बता दूं, रूल्स तो बहुत सारे हैं, बड़ा सिंपल सा है। जो कहीं से भी परचेज करे और लोकल सेल करे, उन्हीं को कंपोजिशन स्कीम लेना चाहिए, और किसी को कंपोजिशन स्कीम नहीं लेना चाहिए। बाहर से कहीं से भी खरीदे, लोकल परचेज लोकल सेल कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। 75 लाख तक का टर्नओवर है, याद रखना, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर, ऑल इंडिया पैन इंडिया बेसिस। और एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब मैं बता चुका, टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई, क्योंकि वो कंपोजिट स्कीम में तो एक्सपोर्ट कर नहीं रहा होगा, इंटरस्टेट सप्लाई कर नहीं रहा होगा, और वो जीएसटी कलेक्ट कर नहीं सकता। उसको मैन्युफैक्चरर है तो कितना, 2%, रेस्टोरेंट फूड एंड रेस्टोरेंट वाला है तो 5%, और ट्रेडर है तो 1%। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ, यूट्यूब में देख लेना आप। मैं आपको टैक्स बाय के आप है ना यूट्यूब में जब सर्च करोगे, आप सिर्फ इतना लिखोगे टैक्स, फिर लिखोगे बाय, अपने आप के आ जाएगा, उसमें सर्च मारना। मैंने डिटेल समझाया है मैन्युफैक्चरर में कौन सा कंपोजिशन में नहीं आ सकता, आइसक्रीम वाला नहीं आ सकता, पान मसाला टैबेको नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता मैंने बताया है। कंपोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, वो भी मैंने समझाया हुआ है। तो एक चीज मैंने समझाई हुई, यहां पर आप यूट्यूब में एक बार देख लेना, और फिर मैं इंडस्ट्री वाइज में मैं कुछ यूट्यूब में वीडियो डालता रहूंगा, वो आप देखना, अच्छा लगेगा आपको। कंक्लूड करें सर, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और भी डीप में जाएंगे, आईटीसी यूटीसी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो इतना ही बहुत है आप लोग के लिए। चलिए हाँ पूछिए। अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं उसके बाद। हाँ क्या चीज? गारमेंट है, हाँ, या फिर किसके पेट? देखिए पहले क्या होता था, रेडीमेड पे तो पहले से ही था, और एक्साइज रेडीमेड पे था ही पहले, लेकिन अब जीएसटी में कच्चा थान जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉटन खरीदा, जो भी जमीन से निकला उस पर 0%, उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हैं आप बन जाते हैं सप्लायर, और टेक्सटाइल वालों के ऊपर 5% लगाया है, चेन खराब नहीं हो जाए बस, तो लगेगा। जीएसटी में सबसे खुश कौन है पता है?
करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, लेकिन वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, नहीं एग्जामिशन वाला नहीं, टैक्स लग रहा है लेकिन खुश बहुत है, बोला हमें कुछ नहीं हो सकता। कौन है पता है आपको? लॉयर्स, वकील। जो सर्विस टैक्स में था वही प्रोविजन है, लेकिन वकील के ऊपर सारा का सारा रिवर्स चार्ज है। यानी कि वकील बिजनेस एंटिटी को सप्लाई करेगा सर्विसेज, मैं वकील हूं 100 रुपया काटूंगा, मुझे नहीं देना है कोई टैक्स, मुझे नहीं पता जीएसटी क्या होता है, मैं कानून पढ़ा हुआ हूं लेकिन मुझे नहीं पता जीएसटी क्या होता है। आप ही हेडेक लो, समझ में आ रहा है? तो पूरे लॉयर्स का पूरे इंडिया में 31 स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में 10-10 ऑफिस भी है, तो भी उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। समझ में आ रहा? 100% रिवर्स चार्ज। कानून बनाने वाले वकील अरुण जेटली से लेकर जितने भी हैं, तो वकीलों ने अपनी दुकान, सॉरी सर यूट्यूब वालों को, वकीलों ने अपना पूरा काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। सीए में बेचारे हम लोग, हम पे रिवर्स चार्ज नहीं है। हमारा कोई मिनिस्टर नहीं बना हुआ ना तो पावर हमारे में रिवर्स चार्ज नहीं है, तो हमसे अगर कोई सर्विसेज लेगा और हम अनरजिस्टर्ड है तो बिजनेसमैन हम बोलेगा कि रजिस्ट्रेशन करवाओ। सर अभी प्रैक्टिस शुरू किया, कोई बात नहीं सर, रजिस्ट्रेशन तो करवाओ। समझ में? और अब सोचो सीए वालों के लिए कितनी दिक्कत है। खाली वकीलों के लिए बोल रहा हूं। हाँ? खाली वकीलों के लिए बोल रहा हूं। आपको वकील बता दिया ना, मतलब सारे सब। एक बार सीनियर एडवोकेट के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज लगाया था। सीनियर एडवोकेट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऐसे सीए वालों की तरह नहीं है। सीएस वालों के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, एफसीएस का सर्टिफिकेट, फेलो कंपनी सेक्रेटरी या फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से सीनियर एडवोकेट बनाती है, और वो जितने भी सीनियर एडवोकेट है जिसका 50 लाख 60 लाख करोड़ों रुपया, कपिल सिब्बल, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, वो सब सीनियर एडवोकेट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उपाधि देती है उनको। उनके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज लगा दिया था, 2 महीने तक रहा था, हट गया। ठीक है, आप देखना आपके प्रैक्टिस मैनुअल में ये सब डेट उट लिखा होगा अगर आप नोट करेंगे तो। खैर इन एनी केस, मैं कहां था सर, मैं क्या बता रहा था? एक नहीं, लॉयर हो गया, उसके बाद मैं सीए पे कुछ आ रहा था। हाँ, क्या चीज? बिल चाहिए। हाँ, 5% 5% और देना होगा क्या? ब्रांडेड आइटम में? जो स्टोर था वो ब्रांडेड स्टोर था या लोकल स्टोर था? कौन सा स्टोर था? एक मिनट, मैं ना कैमरा ऑन कर देता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यूट्यूब में, अब मैं इसको बंद कर